राजेश जी कार से अपनी पत्नी के साथ आगरा जा रहे थे क्योंकि राजेश को ऑफिस के कुछ काम के लिए मीटिंग में जाना था। राजेश जी और उनकी पत्नी साधना एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते थे, जिसके कारण उन्हें आए दिन कहीं ना कहीं बाहर जाना होता था। नए नए क्लाइंट से मिलना होता था। इस बार भी वह एक नए क्लाइंट से मिलने के लिए गए हुए थे। जब वह मिलकर वापस लौट रहे थे तब उनकी कार का एक्सीडेंट हो गया। उसी में राजेश जी और उनकी पत्नी साधना की मृत्यु हो गई। उस समय उसके एक बेटा था जो कि 8 साल का था और वह अनाथ हो चुका था। जब पति पत्नी दोनों काम के सिलसिले में बाहर जाते थे तो उनका बेटा वंश अपने दादा दादी के पास ही रहता था। जब माता पिता की मृत्यु हो गई तब उसके दादा दादी ने ही उसकी देखरेख की और उसको पाल पोस कर बड़ा किया। अब मनोहर जी जो कि सरकारी नौकरी से रिटायर हो चुके थे, वह अक्सर सुबह सुबह टहलने जाया करते थे। आज सुबह जब टहलकर घर की ओर लौट रहे थे तो मन में सोचने लगे कि रिटायरमेंट के समय में वह सोचते थे कि अब आराम से घर में रहकर बची जिंदगी को आराम से जीऊंगा, लेकिन भगवान को कुछ और ही मंजूर था। उन्होंने अपने जवान बेटे और बहू को खो दिया था। यह गम मनोहर जी को सोने नहीं देता था। अब तो उनके कंधों पर अपने पोते की जिम्मेदारी भी थी। अपने पोते को दोनों पति पत्नी बड़ा कर रहे थे, उसे अच्छी शिक्षा दे रहे थे। अब उनका पोता धीरे धीरे बड़ा होता जा रहा था। वह पहले गांव में रहा करते थे। जैसे जैसे करके उनका पोता बड़ा होता जा रहा था, उसे पढ़ने लिखने के लिए मनोहर जी और रेशमा जी अपना गांव छोड़कर शहर में आ गए, जहां उन्होंने अपना मकान खरीद लिया और अपनी छोटी सी दुनिया में ही खुश रहने लगे। परंतु यह खुशी शायद किस्मत को मंजूर नहीं थी। शहर आने के 5 वर्ष बाद ही उनकी पत्नी रेशमा की कैंसर से मृत्यु हो गई। जैसे तैसे स्वयं को संभालते हुए पोते को माँ और बाप दोनों का प्यार देने लगे। उनका पोता वंश उनकी दुनिया था, उनका एकमात्र सहारा था। वह उसे ही देख कर जी रहे थे। कॉलेज की पढ़ाई के बाद वंश हाई एजुकेशन के लिए अमेरिका चला गया। पढ़ाई में होशियार था तो वहाँ यूनिवर्सिटी में भी प्रथम श्रेणी में पास किया, जिस कारण उसे वहीं नौकरी भी मिल गई और वहाँ भारतीय मूल की ही एक लड़की कोमल से शादी कर ली और वहीं रहने लगा। शुरू में तो वंश उन्हें कभी कभी फ़ोन कर लिया करता था, लेकिन अब तो कई महीने बीत जाते थे। मनोहर जी की अपने बेटे से बात भी नहीं हुई। इस कारण बड़े से शहर में मनोहर जी एकदम अकेले हो चुके थे। आज जब मार्केट से मनोहर जी घर को लौटे तो उनका फ़ोन बजने लगा। अचानक फ़ोन की घंटी सुनकर उन्होंने फ़ोन उठाया तो दूसरी ओर से आवाज़ आई, हेलो दादाजी, मैं वंश बोल रहा हूँ। हाँ बेटा बोलो, कैसे हो? बच्चे कैसे हैं? बहू कैसी है? इतने दिनों बाद पोते की आवाज़ सुनकर खुश होकर मनोहर जी ने एक ही सांस में कई प्रश्न पूछ लिए। दादाजी हम सब ठीक हैं, आपकी तबीयत कैसी है? ठीक है बेटा, अब तबीयत का क्या है, इस उम्र में कुछ ना कुछ तो लगा ही रहता है।
परंतु शरीर चल रहा है, इसलिए भगवान का हर पल शुक्रिया अदा करता हूँ। क्या बात है वंश बेटा, आज बहुत दिनों बाद फ़ोन किया। क्या इस बूढ़े दादाजी की कभी याद नहीं आती? क्या बताऊं दादाजी, जिंदगी इतनी व्यस्त हो गई है कि कुछ करने के लिए समय ही नहीं मिल पाता। बहुत दिनों से रोज़ सोच रहा था कि आपको फ़ोन करूं, परंतु किसी न किसी काम में व्यस्त हो जाता था। उसने अपनी परेशानी बताते हुए कहा। तो मनोहर जी बोले, यह बात तो तुमने सच कही बेटा। जैसे जैसे काम और पद बढ़ता जाता है, जिम्मेदारी भी बढ़ती जाती हैं। फिर वंश हिचकते हुए बोला, दादाजी मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, कहीं आप बुरा तो नहीं मानेंगे? तभी मनोहर जी ने कहा, कहो ना बेटा, बुरा मानने वाली क्या बात है। मैं सोचता हूँ कि आप वहाँ भारत में बिल्कुल अकेले हैं। अब आपकी तबीयत भी ठीक नहीं रहती, जिस कारण मुझे आपकी चिंता सताती रहती है। और हम लोगों का तो आपको पता ही है कि हमारा कभी कभार ही भारत आना हो पाता है। इसलिए यदि आपको ठीक लगे तो आप हमारे साथ अमेरिका आ जाएं। यहाँ आपके दोनों पोता पोती भी आपका साथ पाकर खुश हो जाएंगे और आपका समय भी कट जाएगा। यहाँ मुझे आपकी चिंता सताती रहती है। यदि आप यहाँ आ जाएंगे तो हम लोग भी आपकी ओर से निश्चिंत हो जाएंगे। अपने प्रति पोते का प्यार देखकर मनोहर जी को बहुत अच्छा लगा। अपना देश छोड़कर विदेश में जाना तो वह नहीं चाहते थे, लेकिन फिर सोचने लगे कि पोते की बात भी तो सही है। उम्र के इस पड़ाव पर अकेले रहकर भी कैसे जिया जाए, और वैसे भी 10 साल बीत चुके हैं मुझे नौकरी से रिटायर हुए। कहीं ऐसा ना हो कि किसी दिन अचानक मेरी आंख बंद हो जाए और मेरा पोता मेरी अर्थी को कांधा देने भी ना पहुंच पाए। यह सोचते हुए मनोहर जी ने अपने पोते को बताया कि वह आने के लिए तैयार हैं। वंश बोला, दादाजी अब आप यहाँ हमारे पास आ जाएंगे तो अपने मकान की अब कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए उस मकान को बेच दीजिए। मकान को बेचने की बात सुनकर मनोहर जी कुछ हैरान रह गए, क्योंकि इस मकान के साथ उनकी पत्नी और बेटे की मीठी यादें जुड़ी हुई थी। इस मकान की एक एक चीज को उसने अपने हाथों से सजाया था। परंतु पोते की बात भी सही है कि अब इस मकान में वापस कौन आएगा। यह सोचकर उन्होंने मकान बेचने के लिए हाँ कर दी और अगले दिन ही एक डीलर से मकान बेचने के लिए बात कर ली। कुछ ही हफ्तों में मकान बिक गया। करीब 2 महीने बाद वंश भारत आ गया और मकान के पैसे यह कहकर रख लिया कि इतने सारे नगद पैसे लेकर नहीं जा सकते हैं, इन्हें बैंक में जमा करवा दूंगा। मनोहर जी ने LIC में जो भी FD खुलवा कर रखी हुई थी, वंश ने उसको भी तोड़वा लिया और सारी संपत्ति बेचने के बाद अब मनोहर जी ने अमेरिका जाने के लिए सारी तैयारी कर ली। बेटे बहू और पोता पोती के साथ रहने के लिए वह बहुत अधिक खुश थे। निश्चित समय पर वे लोग एयरपोर्ट पर पहुंच गए। वंश ने कहा, दादाजी आप यहीं कुर्सी पर बैठिए, सारी फॉर्मेलिटी पूरी करके आता हूँ, उसमें समय लगता है। जब फॉर्मेलिटी पूरी हो जाएंगी फिर आपको लेकर चलूँगा। मनोहर जी वहीं सोफे पर बैठ गए और वह अपनी बीती जिंदगी के बारे में सोचने लगे। जिस मकान को उनकी पत्नी ने इतने शौक से बनवाया था, उसे बेचते समय उनका मन भारी हो रहा था।
शहर में आने से पहले मनोहर जी ने अपनी पत्नी रेशमा को कहा था कि घर किराए पर ले लेते हैं और आराम से रहेंगे, परंतु रेशमा तैयार नहीं थी और कहने लगी कि हम किराए पर रहकर तो केवल वर्तमान ही आराम से बिता पाएंगे, परंतु भविष्य की चिंता सताती रहेगी। चाहे जैसे भी हो, एक छोटा सा मकान या फ्लैट लोन लेकर खरीद लो, कम से कम आगे चलकर कहीं भटकना तो नहीं पड़ेगा। कितने शौक से मैंने यह मकान बनवाया था। एक दिन अचानक पता चला कि रेशमा को कैंसर है। उन्होंने अपनी पत्नी का बहुत इलाज करवाया, परंतु डॉक्टर के लाख कोशिशों के बावजूद भी उसे बचाया नहीं जा सका और इस दुनिया में मुझे अकेला छोड़कर चली गई। रेशमा की मृत्यु के कुछ समय बाद वंश भी विदेश चला गया, परंतु उसके जाने के बाद मनोहर जी बहुत अकेले हो गए थे। कहीं पर भी उनका मन नहीं लग रहा था। इतने बड़े घर में अकेले रहना तो उन्हें ऐसा लगता था कि मानो घर काटने को दौड़ रहा हो। मनोहर जी, जिन्होंने कभी घर का काम किया ही नहीं था, अब खुद ही खाना पकाने लगे थे और घर की साफ सफाई के लिए एक कामवाली बाई को रख लिया था। अचानक मनोहर जी का ध्यान भंग हुआ। उन्हें लगा कि काफ़ी देर हो चुकी है, वंश अभी तक नहीं आया था। घड़ी पर नज़र डाली तो लगभग 3 घंटे हो चुके थे। मनोहर जी ने अमेरिका जाने वाली फ़्लाइट के काउंटर पर जाकर पूछा, मैडम, मेरा नाम मनोहर गुप्ता है, मेरे पोते का नाम वंश गुप्ता है, हमें अमेरिका जाने वाली फ़्लाइट पकड़नी है। मेरा पोता चेकिंग करने के लिए आया था और वह मुझे कहीं नज़र नहीं आ रहा। मनोहर जी की बात सुनकर काउंटर पर काम कर रही एक महिला ने यात्रियों की लिस्ट देखकर बताया, जी हाँ, वंश गुप्ता नाम का एक यात्री यहाँ आया था जिसने चेकिंग किया था, लेकिन अमेरिका की फ़्लाइट निकले हुए तो 3 घंटे से भी ज़्यादा समय हो चुका है। उस महिला की बात सुनकर मनोहर जी की हैरानी का ठिकाना ना रहा। परंतु मैडम, उस फ्लाइट से तो मुझे भी अमेरिका जाना था, मुझे लिए बिना फ़्लाइट कैसे चली गई? ऐसा तो संभव ही नहीं हो सकता। अंकल जी, जितने भी यात्री उस फ़्लाइट में जाने वाले थे सभी गए हैं, कोई भी यात्री छूटा नहीं है। अगर कोई यात्री नहीं पहुंचता तो हमारी तरफ से घोषणा की जाती है, महिला ने कहा। तो मनोहर जी रुआसी आवाज़ में बोले, तो क्या मेरा बेटा अमेरिका चला गया है? इसका मतलब तो यह हुआ कि उसने मेरा टिकट लिया ही नहीं था। ऐसा कैसे हो सकता है? फिर कुछ संभल कर उस महिला से बोले, बेटा, तुम्हें ऐतराज़ ना हो तो मैं एक फ़ोन करना चाहता हूँ, अपने पोते से बात करना चाहता हूँ। उस महिला ने बात करने के लिए मनोहर जी को फ़ोन दे दिया, लेकिन मनोहर जी वंश को फ़ोन लगाते रह गए, परंतु दूसरी ओर से कोई जवाब नहीं आया। मनोहर जी को ऐसा लग रहा था जैसे वह अभी चक्कर खाकर गिर पड़ेंगे। मनोहर जी के पैरों तले मानो जमीन ही खिसक गई। वे अपना सर पकड़कर जमीन पर धम्म से बैठ गए। सोचने लगे, यह कैसी जालसाजी है? क्या मेरा पोता इतना कठोर हो सकता है, जिसे पढ़ाने लिखाने में हमने अपने जीवन की सारी जमा पूंजी उस पर लगा दिया, अपनी खुशियों को उसका जीवन संवारने पर ही निछावर कर दिया था। वह पोता अपने बूढ़े दादा के साथ ऐसा कर सकता है? उन्हें अपनी पत्नी की कही गई एक बात याद आई। सोचने लगे, रेशमा मुझे हमेशा कहती थी कि अपने बुढ़ापे के लिए भी हमें कुछ बचाकर रखना चाहिए, लेकिन मेरा एक ही जवाब होता था,
हमारा इकलौता पोता है। यदि हम उसके सुख सुविधा का ख्याल नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा। वह एक खिलौना मांगता था तो मैं 2 लाकर देता था। उसकी विदेश में पढ़ाई करने की जिद पूरी करने के लिए पैसे इकट्ठे करने के खातिर न जाने कितने कष्ट सहे। मन में बस अपने पोते की बात पूरी करने की इच्छा थी कि वह किसी तरह विदेश चला जाए। इस बात को लेकर अपनी बड़ी बहन हेमा से भी मेरी लड़ाई हो गई, क्योंकि उसने मुझे कोई भी सहायता देने से मना कर दिया था। वह कहती थी, जब इतना पैसा नहीं है तो विदेश क्यों भेज रहे हो? क्या अपने देश में पढ़ाई नहीं होती? क्या यहाँ रहकर बच्चे नौकरी नहीं करते? जितनी चादर हो उतने ही पैर पसारने चाहिए। अपनी बहन के इस बात से मुझे कितनी तकलीफ हुई थी। उसी दिन मैंने मन ही मन ठान लिया था कि अब मदद के लिए अपनी बहन के दरवाजे पर कभी नहीं जाऊंगा। तभी से हम दोनों भाई बहन के बीच भी कड़वाहट आ गई थी। परंतु यदि देखा जाए तो उन्होंने कुछ भी गलत नहीं कहा था। जिस पोते के कारण मैंने अपनी बहन से भी संबंध तोड़ लिया था, आज वही पोता मुझे ऐसे समय में शहर में छोड़कर धोखा देकर चला गया, जिस समय मुझे उसके सहारे की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। तभी एक गार्ड की आवाज़ सुनकर मनोहर जी का ध्यान टूटा। वह गार्ड उनसे पूछने लगा, सर आपको कहाँ जाना है? मैं देख रहा हूँ आप काफ़ी समय से यहीं बैठे हुए हैं। बेटा मैं कहाँ जाऊँगा, मेरा तो कोई ठिकाना ही नहीं रह गया। मुझे तो अपने पोते के साथ अमेरिका जाना था, लेकिन वह तो मुझे छोड़कर चला गया। अब मेरी किस्मत मुझे कहाँ ले जाएगी मैं खुद नहीं जानता। इतना कहकर मनोहर जी के पास रखे बेंच का सहारा लेकर खड़े हुए। एक बार फिर वह काउंटर पर गए और अपने पोते को फ़ोन लगाया, लेकिन फ़ोन स्विच ऑफ था। अब उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। लड़खड़ाते कदमों से और दुखी मन से वह एयरपोर्ट से बाहर निकल आए और सोचने लगे, हे भगवान, ऐसी मुसीबत की घड़ी में कहाँ जाऊँगा? मुझे कौन सहारा देगा? अब तो मेरा घर भी मेरे पास नहीं रहा। फिर अचानक एक विचार आया और उनके दिल की धड़कन तेज हो गई। क्या मैं अपनी बड़ी बहन के पास जाऊं? क्या वह मेरी मदद करेगी? क्या उन्होंने मुझे माफ़ कर दिया होगा? लेकिन अब और कोई चारा भी नहीं है। उनके सामने जाऊंगा और अपनी मजबूरी बताऊंगा तो शायद उनका मन पिघल जाए। एक बार चलकर देखता हूँ, यह सोचते हुए वह बस पकड़ने के लिए आगे बढ़ गए। करीब 3 घंटे के बाद वह अपनी बहन हेमा के घर पहुँच गए तो उनकी नौकरानी ने दरवाज़ा खोला और पूछा, किससे मिलना है? हेमा दीदी हैं, उनसे कहो कि उनका भाई मनोहर आया है। नौकरानी अंदर जाकर अपनी मालकिन से कहती है कि मालकिन, कोई मनोहर नाम का आदमी आया है और आपको पूछ रहा है। मनोहर नाम सुनते ही हेमा जी दौड़ी दौड़ी चली आईं और अपने छोटे भाई को ऐसी हालत में देखकर हैरान रह गई। मनोहर जी हेमा को देखकर रोने लगे। हेमा जी उन्हें अंदर लेकर आईं और अपने भाई से उनकी इस हालत का कारण पूछा, परंतु मनोहर जी कुछ बोलने की हालत में नहीं थे। उनका मन कर रहा था कि अपने बहन के कंधे पर सर रखकर जी भर के रोए। उनकी आंखों से गंगा जमुना की तरह आंसू बहे जा रहे थे।
अपने भाई को रोता हुआ देखकर हेमा जी भी रोने लगी और तुरंत नौकरानी से पानी लाने को कहा। मनोहर, आखिर बात क्या है? तुम इस तरह क्यों रोए जा रहे हो? और यह क्या हालत बना रखी है तुमने अपनी? लो, पहले थोड़ा सा पानी पी लो और शांत हो जाओ। अब तुम अपने घर में हो, अपनी बहन के पास। मनोहर जी ने एक गहरी सांस लेते हुए थोड़ा सा पानी पिया और शांत स्वर में बोले, बहन, मैं क्या बताऊं आपको? इस उम्र में आकर मेरे पोते ने ही मुझे धोखा दिया। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसा दिन भी मुझे देखना पड़ेगा जहाँ चारों तरफ केवल अंधेरा ही अंधेरा होगा। मैं कुछ समझी नहीं। तुम पहेलियाँ मत बुझाओ। तुम्हारी यह हालत देखकर मेरे मन में ना जाने कितने प्रश्न एक साथ उठ रहे हैं। हेमा जी ने पूछा तो मनोहर जी ने सारी घटना उनके सामने बता दी। हेमा जी ने गहरी सांस लेती हुई उनकी एक एक बात बड़े ही ध्यानपूर्वक सुनी और बोली, यह कैसी विडंबना है। तुमने अपने पोते को पढ़ाने लिखाने के लिए और एक अच्छा इंसान बनाने के लिए अपना सब कुछ उस पर लगा दिया और तुम्हारे साथ ऐसा सलूक क्या? माँ बाप इसी दिन के लिए अपने बच्चों को पाल पोस कर बड़ा करते हैं। आजकल के बच्चे कितने स्वार्थी हो गए हैं। अब मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। इस उम्र में मैं कहीं नौकरी करने भी नहीं जा सकता। बेहतर होगा कि मुझे किसी वृद्धा आश्रम में भेज दो। कहते कहते उनके आँखों से आंसू बहने लगे। अपने छोटे भाई की यह हालत देखकर आज हेमा जी का कलेजा मुंह को आ रहा था। फिर वह रोती हुई बोली, यह क्या कह रहे हो मनोहर? आत्मसम्मान से सिर उठाकर जीने वाला इंसान आज वृद्धाश्रम जाने की बात कर रहा है। यह घर तुम्हारा ही है। मेरी बेटी सोनिया की शादी करने के बाद जब से तुम्हारे जीजा जी इस दुनिया को छोड़कर चले गए, उसके बाद तो मैं भी बिल्कुल अकेली हो गई हूँ। तुमने बहुत अच्छा किया जो तुम यहाँ आ गए। अब हम दोनों का समय आराम से कटेगा। ऐसा कहते हुए उन्होंने अपने भाई को गले से लगा लिया। अपनी बड़ी बहन की बातें सुनकर मनोहर जी को कुछ सहारा हुआ, परंतु वह उन पर बोझ नहीं बनना चाहते थे, इसलिए वह अभी परेशान थे। अभी दोनों भाई बहन में यह बातें चल ही रही थी कि डोर बेल बजी। देखा तो हेमा की बेटी सोनिया कुछ दिनों के लिए रहने आई थी। कितने वर्षों बाद अपने मामा जी को इस घर में देखकर उसे अचंभा हुआ। सोनिया उनके पास बैठकर उनका हालचाल जानने लगी, परंतु जब उसे उनके हालात की जानकारी हुई तो उसे बहुत दुख हुआ और हैरानी भी कि वंश मामा जी के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। अगले दिन सुबह सुबह ही सोनिया रसोई घर में जाकर नाश्ता बनाने लगी। जब उसकी माँ और मामा जी खाने की टेबल पर बैठे थे, वह उनके लिए स्वादिष्ट नाश्ता खिलाया और थोड़ी देर बाद एक कमरे में चली गई। मनोहर जी ने देखा कि सोनिया मोबाइल पर ही कुछ काम कर रही थी। उसे मोबाइल पर काम करते देखकर मनोहर जी के मन में कुछ ख्याल आया और जब सोनिया बाहर आई तो उन्होंने सोनिया से कहा, बेटी एक बात तो बताओ, क्या
मैं भी मोबाइल पर काम कर सकता हूँ। घर बैठे बैठे अपने पोते के बारे में सोच सोच कर परेशान होने से तो अच्छा है कि मैं किसी काम में व्यस्त हो जाऊं। उनकी बात सुनकर सोनिया बोली, क्यों नहीं मामा जी, आजकल तो टेक्नोलॉजी का ज़माना है और अगर आप मोबाइल पर काम करना चाहते हैं तो आप भी अपने मोबाइल पर वीडियो बनाइए और मैं यूट्यूब पर आपका अकाउंट बना दूंगी। आप उस पर अपनी वीडियो डालना ताकि लोग आपके वीडियो को पसंद करें और आप वायरल हो जाएंगे। यह आपके लिए एक अच्छा विकल्प है। यह काम करने के लिए ना तो आपको बाहर जाना पड़ेगा और ना ही बाहर काम करना पड़ेगा। जब रेशमा जी की मृत्यु हो गई थी तब अक्सर मनोहर जी ही खाना बनाया करते थे। अब वह खाना बनाने का वीडियो मोबाइल पर डालने लगे। दिन पर दिन उनकी वीडियो चलने लगी और एक दिन ऐसा आया कि उनकी एक वीडियो वायरल हो गई, जिसे देखकर सोनिया को हैरानी का ठिकाना ना रहा। कुछ समय बाद उनको पैसे मिलने लगे। दिन पर दिन उनकी तरक्की बढ़ती गई और वह सभी को अपनी वीडियो में खाना बनाना सिखा रहे थे। अब वह पहले से ज़्यादा चुस्त और तंदुरुस्त रहने लगे थे। अब मनोहर जी एक सेलिब्रिटी के तौर पर फेमस हो गए थे। दोनों भाई बहन मिलकर वीडियो बनाते थे। लोग उन दोनों भाई बहन का उदाहरण दिया करते थे। एक ऐसे दोनों भाई बहन ने मिलकर प्रसिद्धि हासिल की है। अब आए दिन लोग उनसे मिलने आते रहते थे। मनोहर जी और हेमा जी के बैनर शहर के कोने कोने में लगे हुए थे। अब वह बहुत फेमस हो चुके थे। उन्हें बड़े बड़े रेस्टोरेंट में जॉब ऑफर होने लगी कि वह उनके रेस्टोरेंट में आकर लोगों को निर्देश दें ताकि वह खाना अच्छा बना सकें। लेकिन वह किसी के रेस्टोरेंट या होटल में काम करना नहीं चाहते थे। दोनों भाई बहन ने मिलकर खुद का एक 5 स्टार होटल खोल दिया। अपनी ही देख रेख में उन्होंने स्टाफ को लगाया, वहीं सारा काम संभालते थे। केवल मनोहर जी और हेमा जी उन्हें निर्देश देते थे। उन्हीं के अनुसार सारा खाना, नाश्ता, हर चीज़ बनता था। दिन बीतने लगे। उनका होटल दिन दूना रात चौगुना तरक्की कर रहा था। आज नहीं तो कल, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में जो धोखा अपने दादाजी के साथ किया था, फिर उस धोखे का फल से वह कैसे बच सकता था। वंश ने अपने जिस दोस्त के साथ पार्टनरशिप करने के लिए उसने अपने दादा जी के पैसे धोखे से ले लिए थे, उस दोस्त ने उसे धोखा देकर उसके सारे पैसे लेकर भाग गया। बिजनेस शुरू करने के लिए उसने नौकरी तो पहले ही छोड़ दी थी। अब उसे कहीं नौकरी भी नहीं मिल रही थी। आखिर अमेरिका में बिना पैसे के कितने दिन तक रह सकते थे। जो थोड़े बचे हुए पैसे थे उनसे अपनी टिकट का इंतजाम करके वे लोग भारत वापस आ गए और अब अपनी पत्नी और बच्चों के साथ अपने ससुराल में रहने लगा। वंश नौकरी ढूंढ रहा था, लेकिन कोई बड़ी नौकरी उसे मिल नहीं रही थी और छोटी नौकरी उसे अपने स्टैंडर्ड की नहीं लगती थी। और ससुराल वाले भी आखिरकार बेरोजगार दामाद को कितने दिन इज्जत देते। अब उसे महसूस होने लगा कि ससुराल में उसे बोझ समझा जा रहा है।
जिस ससुराल में आने पर उसे हमेशा सम्मान दिया जाता था, अब इस घर में उसकी कोई इज्जत नहीं रह गई थी। वह अपनी जिंदगी से पूरी तरह परेशान हो चुका था, लेकिन करता भी तो क्या। उसके खुद के कर्म उसके सामने आ रहे थे। एक दिन वह किसी काम के लिए बाहर गया हुआ था, तो उसे रास्ते में बड़े बड़े बैनर लगे हुए दिखाई दिए, जिसमें उसके दादाजी और उनकी बहन हेमा जी के पोस्टर लगे हुए थे। उस पर बड़े बड़े शब्दों में लिखा हुआ था, जिंदगी के किसी भी पड़ाव पर आगे बढ़ा जा सकता है। इसकी मिसाल है यह दोनों भाई बहन की जोड़ी। यह देखकर वंश की हैरानी का ठिकाना ना रहा कि कैसे उसके दादाजी एक बहुत बड़े होटल के मालिक बन चुके हैं और एक बहुत बड़े यूट्यूबर हैं। यह खबर सुनकर वह भागते भागते अपने घर गया और अपनी पत्नी को इस बारे में बताया, तो पत्नी के पैरों तले जमीन खसक गई। उसने अपने पति से कहा, तो इसमें सोचने की क्या बात है, हम लोग दादाजी के पास जाएंगे और उनसे माफ़ी मांग लेंगे। मुझे विश्वास है वह अपने पोते को माफ़ ज़रूर कर देंगे। और उधर दूसरी तरफ मनोहर जी और हेमा जी कुछ गरीब बच्चों को गोद ले लिया था। उनकी सारी जिम्मेदारी दोनों ने उठा ली थी। सामाजिक कार्य में मनोहर जी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते थे। यह सब करते करते वह बहुत नाम कमा रहे थे और सरकार के द्वारा उन्हें कई बार पुरस्कृत भी किया गया था। उनके कई अनाथ आश्रम और वृद्ध आश्रम चल रहे थे। उधर वंश को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। वह हैरान था कि अपने जिस दादा जी को वह दर दर की ठोकरें खाने के लिए छोड़कर चला गया था, आज वह अपने दम पर इतना कुछ कर रहे हैं। उस बैनर पर होटल का नाम और पता भी लिखा था। फिर क्या था, वंश मदद मांगने के लिए अपनी पत्नी के साथ तुरंत अपने दादाजी से मिलने चला गया। वह पहुंचकर देखा तो उस जगह पर एक बहुत बड़ा 5 स्टार होटल बना हुआ था। इतनी बड़ी बिल्डिंग देखकर वे दोनों तो बस देखते ही रह गए। उन्होंने उसे बताया कि उन्हें मनोहर जी से मिलना है। गार्ड मनोहर जी को बुलाने चला गया। जैसे ही मनोहर जी बाहर आए तो वंश उन्हें देखकर हैरान था। उस समय जिनके चेहरे पर बेबसी थी, आज उनके चेहरे पर आत्मविश्वास भरी चमक थी। जैसे ही मनोहर जी अपने केबिन में आए तो उनके आते ही उनका पोता उनके पैरों में गिरकर रोने लगा। मनोहर जी अपने पोते को अपने पैरों में अचानक देखकर हैरान रह गए। तभी वंश बोला, दादाजी मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने धोखे से आपका घर बेचकर आपको अकेला छोड़कर चला गया, लेकिन इसकी सज़ा मुझे ईश्वर ने दे दी है। आप नहीं जानते दादाजी, मेरे साथ एक बहुत बड़ा धोखा हो गया है। हम लोग बहुत मुश्किल से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अब मुझे आपका ही सहारा है। अपने पोते की बात सुनकर मनोहर जी बोले, बेटा तुम शायद भूल गए थे कि ईश्वर की लाठी में आवाज़ नहीं होती, लेकिन जब पड़ती है तो इंसान कहीं का नहीं रहता है। और यहाँ तक बात रही मेरे माफ़ करने की, तो जो तुम लोगों ने मेरे साथ किया है उसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं कर सकता। तुमने एक बुजुर्ग के विश्वास को तोड़ा है। यहाँ अकेले मरने के लिए छोड़कर जाने से पहले तुमने मेरे बारे में एक बार भी नहीं सोचा। अरे कम से कम इतना तो सोच लेते कि तुम्हारा बूढ़ा दादा कहाँ रहेगा, क्या खाएगा। अरे नालायक, एक तरफ तुम हो और एक तरफ हेमा दीदी की बेटी सोनिया है, जो शादीशुदा होते हुए भी
अपनी माँ का भी अच्छे से ख्याल रखती है और साथ साथ अपना ससुराल भी संभालती है। तभी उनकी पोता बहू बनावटी आंसू निकालते हुए बोली, दादाजी अब छोड़िए बीती बातों को, जो हो गया सो हो गया, उसे तो बदला नहीं जा सकता। लेकिन आप नहीं जानते हम कितनी मुसीबत से गुजर रहे हैं। एक एक पैसे के लिए हम लोग तरस गए हैं। आप ही बताइए हम कैसे गुजारा करेंगे। अब बच्चों की पढ़ाई का खर्चा भी है। हमारे बारे में नहीं तो कम से कम अपने पोता पोती के बारे में तो सोचिए। तभी वंश अपनी पत्नी की हाँ में हाँ मिलाता हुआ बोला, दादाजी अगर आप हमारी कुछ मदद कर दें तो। मनोहर जी ने स्पष्ट रूप से कह दिया, एक बार मैं तुमसे धोखा खा चुका हूँ। अब इस उम्र में इससे ज़्यादा धोखा खाने की शक्ति मेरे पास नहीं है। तुम्हें जो करना हो वह करो, लेकिन मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। एक बात कान खोल कर सुन लो, जो भी पैसा मैं कमाता हूँ अपने दम पर कमाता हूँ। उस पैसे से मैं एक फूटी कौड़ी भी मेरे पास तुम्हारे लिए नहीं है। यदि मैं बुढ़ापे में इतना सब कुछ हासिल कर सकता हूँ तो तुम्हारी तो अभी उम्र है। खुद से पैसे कमाओ और अपनी ज़िंदगी कैसे जीनी है वह खुद देखो, लेकिन मुझसे उम्मीद लगाकर मेरे पास फिर कभी मत आना। मेरा वीडियो बनाने का समय हो रहा है। दीदी मेरा इंतज़ार कर रही होंगी, मैं जाता हूँ। दोनों बेटा बहू अपने दादाजी को हैरानी से देखने लगे। वे दोनों कुछ और बोलते उससे पहले ही मनोहर जी उठकर चले गए। बेटा और बहू दोनों मुंह लटकाकर वापस आ गए। अब उनके पास पछताने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा था। वंश और उसकी पत्नी अपने किए पर पछता रहे थे। वह सोच रहे थे, काश हम लोगों ने ऐसा ना किया होता तो आज यह सब कुछ हमारा होता। तो दोस्तों कहते हैं ना, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। दोस्तों इस कहानी के बारे में आपका क्या कहना है और यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर लिखना। मेरी कहानी सुनने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो या फिर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब एवं बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, ताकि मेरी नई नई कहानियाँ आप तक पहले ही पहुँचती रहें।